डायमेंशन से 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला डायमेंशन ही निकालने के लिए आ जाएगा सीधा सीधा। अब बेटा डायमेंशन तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें क्या हो, फॉर्मूला पता हो। तो अभी मैंने सारे क्या कर दिए, लिखा दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वहां पे फॉर्मूले आते जाएंगे। यकीन मानो जितने भी फॉर्मूले तुमने यहाँ पे लिखे हुए, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई, पूरी फिजिकल क्वांटिटीज थ्रू आउट द फिजिक्स कहीं ना कहीं पे आएगा ही आएगा। और एक बार तुमको अगर फॉर्मूला पता चल गया है तो तुम डायमेंशन क्या कर सकते हो, कैलकुलेट या निकाल सकते हो, बिल्कुल, है ना। कोई ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बट हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर बहुत सारे फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला चूज करें, तो कोशिश करो मोस्टली फिजिकल क्वांटिटी या फोर्स या तो फिर राइट एनर्जी से रिलेट करता है, कोशिश करो वो निकालना है। जैसे अगर मान लो कैपेसिटेंस के लिए बोल दे, है ना, कैपेसिटेंस के लिए बोल दे, तो फॉर्मूला एक होता है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। एनर्जी है, चार्ज निकाला जा सकता है, सी निकाल सकते हो। इंडक्टेंस बोल दे तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है फॉर्मूला, राइट, जहां पे एल इंडक्टेंस और आई क्या है, करंट। अगर रेसिस्टेंस बोल दे तो V इज इक्वल टू आई आर मत यूज करो, कोशिश करो यूज करने H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H क्या है, हीट क्या है, एनर्जी। तो इस तरह से क्या करना है, निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा या आई एल बी साइन थीटा, उससे निकाल लो। तो कोशिश ये करना है कि फोर्स या एनर्जी से क्या करनी है, चीजों को रिलेट करना है, तो वहां से क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो डायमेंशन से, वो सीधा का सीधा डायमेंशन ही निकालने के लिए बोलेगा कि एक काम करो, इनका क्या करो, डायमेंशन फाइंड आउट करो। दूसरा यूनिट का कन्वर्जन रहेगा, एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा, सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और तीसरा डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, राइट, रिलेशन निकालना होता है कि इतनी फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या रिलेशन है। और ये तीसरा पार्ट डायमेंशनल एनालिसिस में भी सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन कई बार जेई में एज वेल एज नीट में पूछा हुआ है, जेई में ज्यादा ही पूछा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, देखना है। तो डायमेंशन निकालना हमने सीख लिया अभी किसका, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके, है ना। तुमसे बोल देगा नॉर्मल रिएक्शन निकालो, न्यूक्लियर फोर्स निकालो, सरफेस टेंशन निकालो, ये सारी चीजें फॉर्मूला बनेगा तो आ जाएगा। बट कुछ हमारे पास यहां पे अननोन कांस्टेंट भी होते हैं, राइट, कुछ अननोन कांस्टेंट होते हैं। तो हमें उन अननोन कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकालना आना चाहिए। अब ये ऐसे कांस्टेंट है जिनको तुमने पहले सुना ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है, तो फिर निकालोगे कैसे, तो वो भी हमें आना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में डाल रहे हैं, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन कांस्टेंट्स, राइट। कुछ अननोन कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। देखो जरा, मान लो मैंने यहां पे एग्जांपल दे दिया और मैंने बोला S इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने यहां पे दे दिया है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस सी, राइट, या फिर मान लो अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, बस इतना हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। ये हमारे पास क्या एक फॉर्मूला है जहां पे बोला है तुम्हें कि S जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और T दिया हुआ है क्या, टाइम। यहां पे अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो डायमेंशन लेस होगा, इस चीज को बार बार मैं बोल रहा हूं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके जितने कांस्टेंट है, राइट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सारे डायमेंशन लेस नहीं है। तो ऐसा किसी ने नहीं बोला है कि कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहां पे अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट, और अल्फा बीटा कौन से कांस्टेंट है ये तुम्हें कभी भी नहीं बताया गया, तो ये एक तरीके से अननोन कांस्टेंट है। क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तुमसे सीधा सीधा बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा का क्या करो, डायमेंशन फाइंड आउट करो। अब समझो बेटा, ध्यान ये रखना है कि अगर ये वाली फिजिकल क्वांटिटी पूरा कंबाइंड इसके साथ ऐड हो रहा है, इसका मतलब यह कि इस पूरे का डायमेंशन इस पूरे के डायमेंशन के जैसा होना चाहिए। क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है कि सिमिलर डायमेंशन की ही चीजें क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी को भी कर सकते हो, है ना, अलग अलग डायमेंशन की चीजों को कर सकते हो। बट अगर तुमको जोड़ना और घटाना है, ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर कल को मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं 4 किलोग्राम प्लस 6 मीटर, बताओ कितना आंसर होगा, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे।
अगर मैं तुमको क्वेश्चन दूं 4 न्यूटन माइनस 3 सेकंड, बताओ आंसर क्या आएगा? तुम कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों के डायमेंशन क्या हैं? अलग अलग। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई वैल्यूज ऐड हो रही हैं या कोई वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा इस पूरे के साथ ऐड हो रहा है, मतलब ये इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। इसी के साथ दूसरा ये भी याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, तभी कोई फॉर्मूला क्या होगा? सही होगा। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कभी भी तुम ऐसा नहीं बोल सकते 4 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेकेंड, कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग अलग हो जाएंगे। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो इन दोनों चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन इसका होना चाहिए, राइट, वही डायमेंशन इसका होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट सेम होने चाहिए। तो जो डायमेंशन इसका होना चाहिए वही डायमेंशन इस पूरे का होना चाहिए। और इस पूरे में अगर ये ऐड हो रहा है तो ये पूरा जो डायमेंशन होगा इस पूरे का भी डायमेंशन सेम होगा। अरे आया समझ में? अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? एल, लेंथ का। तो अगर इसका डायमेंशन लेंथ का है तो इसका पूरे का भी डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का, प्लस अगर ये है तो इसका भी पूरा डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का होगा। अब किसी के दिमाग में अगर ऐसा हो रहा है सर लेंथ का डायमेंशन जुड़ के 2 टाइम्स लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। डायमेंशंस ऐड नहीं होते। अरे डायमेंशन ऐड नहीं होते, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होती है, राइट। मीटर प्लस मीटर 2 हो जाता है क्या? मीटर प्लस मीटर मीटर ही तो होता है। हाँ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ 6 मीटर प्लस 2 मीटर कितना है, तो तुम ऐड किसको करते हो? न्यूमेरिकल वैल्यू को। 6 और 2 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कितना? 8। क्या m और m को करके 2m लिख दोगे क्या? नहीं, m और m क्या रहेगा? मीटर ही रहेगा। आया समझ में? है ना? तो इसका डायमेंशन अगर लेंथ का है और इसका डायमेंशन लेंथ का है तो ऐड होके वो लेंथ का ही डायमेंशन होगा, डायमेंशन कभी ऐड नहीं होगा। सीधी सी चीज है। तो अब यहां पे बोला हुआ है अल्फा और बीटा का क्या करना है? डायमेंशन निकालना है। तो देखो बेटा, हम कहेंगे ऐसा है कि अल्फा टी स्क्वायर का पूरा डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? एस के डायमेंशन के बराबर। जहां भी ब्रैकेट लगा दिया वहां पे समझ जाना है कि डायमेंशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो अल्फा टी स्क्वायर का कंप्लीट डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? एल। तो मुझे डायमेंशन निकालना है अल्फा का, तो ये हो जाएगा क्या? डायमेंशन ऑफ एल डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। अरे आया समझ में? तो जाएगा एल टी माइनस 2। सिंपल सा है। इसी तरह से मुझे बीटा का डायमेंशन निकालना है, तो अगेन हम क्या बोलेंगे? सेम लॉजिक कि भैया बीटा प्लस बीटा इंटू टी, इस पूरे का डायमेंशन वही होना चाहिए जो इसका, और इसका डायमेंशन वही होगा जो एस का। तो इस पूरे का डायमेंशन किसके बराबर? एस के बराबर। तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एस का डायमेंशन है एल डिवाइड बाई टी का डायमेंशन है ये, कितना हो जाएगा? तो अननोन कांस्टेंट के डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है। बस इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कोई दो वैल्यूज क्या हो रही हैं? ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब जरूर उनका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। एक अगर मैं तुमको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, मैंने बोला लेट v इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का मैंने कोई क्या कर दिया है? इक्वेशन दे दिया है, जहां पे v कहला रहा है क्या? वेलोसिटी, और x कहला रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट। जबकि a, b एंड c क्या है? सम रैंडम कांस्टेंट है। तुम्हें a, b और c का क्या करना है? डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। कर सकते हो, राइट। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन, इसको नोट करो, उसको सॉल्व कर लो। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा नहीं है कि टफ है। अगर हम इधर पे देखें तो क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर डायमेंशन किसका है? वेलोसिटी का है, तो राइट हैंड साइड भी डायमेंशन वेलोसिटी का ही होना चाहिए। मतलब इस पूरे का डायमेंशन वेलोसिटी का, इस पूरे का डायमेंशन वेलोसिटी का, और इस पूरे का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए? वेलोसिटी का ही होना चाहिए। तभी ये तीनों ऐड हो पा रहे हैं। लेफ्ट और राइट क्या होगा? इक्वेट करेंगे हम। तो हमने सीधा सीधा लिखा कि देखो ऐसा है कि अल्फा एक्स स्क्वायर का कंप्लीट डायमेंशन, सॉरी ए लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर का कंप्लीट डायमेंशन होना चाहिए वही जो वेलोसिटी का डायमेंशन है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1। तो हमने लिख दिया एल टी माइनस 1। तो यहां से ए का जो डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा क्या? एल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? एल माइनस 1 टी माइनस 1। आंसर हुआ एल माइनस 1 टी माइनस 1।
राइट। हो सकता है आंसर ऐसे लिखा हो m0 l-1 t-1, वो भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसी तरह से bx का डायमेंशन भी v के बराबर होना चाहिए, तो हम लिखेंगे bx का कंप्लीट डायमेंशन v के बराबर, और v क्या है अगेन lt-1, तो यहां से b का डायमेंशन क्या हो जाएगा lt-1 डिवाइड बाई x, x का डायमेंशन क्या है, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया t माइनस, सिंपल सा है। और इसी तरह से हम लिखेंगे भाई c का डायमेंशन वही होना चाहिए जो v का डायमेंशन होना चाहिए, तो ये आंसर आ गया क्या lt-1। इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है जिसको तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जो अगेन क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन आसान है, इतना टफ नहीं है। तुमने नाम सुना होगा आइडियल गैस इक्वेशन का, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। इसी तरह से एक दूसरा होता है रियल गैस इक्वेशन, इसका नाम सुना हुआ है, राइट। इसी तरह से होता है रियल गैस इक्वेशन जिसका दूसरा नाम होता है शायद वंडर वाल इक्वेशन, राइट, वंडर वाल इक्वेशन। केमिस्ट्री में सुना होगा शायद तुमने। फिजिक्स में हमें रियल गैस नहीं पढ़ना होता, सिर्फ आइडियल गैस पढ़ना होता है जब केटीजी वगैरह पढ़ते। तो क्या इसका इक्वेशन याद है? अगर मैं 1 मोल के लिए लिखूं तो ये होता है P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस वी इज इक्वल टू RT। ध्यान रहे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल के लिए ये होता है। अब यहां पे जो P है वो क्या है, प्रेशर, अरे वही है जो PV इज इक्वल टू nRT पढ़ते हो, राइट। V क्या है वॉल्यूम, T क्या है टेम्परेचर, और R क्या है, ये अचानक से इतना सन्नाटा क्यों, यूनिवर्सल गैस। अरे सुना है, देखा है, केमिस्ट्री में पास हो तुम 12वीं में पक्का, कुछ इधर कॉन्फ्रेंस हुआ था, नो सर, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहां पे A और B जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, राइट। इनका नाम तो मुझे सीख रहा हो, शायद करेक्शन से कुछ बोलते हैं, मुझे खुद एग्जैक्टली अच्छे से याद नहीं, बट यहां पे A और B जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तुमसे क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि A और B का क्या करना है, डायमेंशन निकालना है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, राइट। चलो करो, देखो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट नहीं करना बेटा क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है, समझो। ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, बट P के साथ ये पूरा टर्म क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो, राइट। प्रेशर प्लस A डिवाइड बाई वी स्क्वायर को ऐड किया है, और हमने सीखा है कि हम हमेशा क्या कर सकते हैं, सिमिलर डायमेंशंस को ही ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर प्रेशर के साथ ये पूरा टर्म ऐड हो रहा है, मतलब दोनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए, बस खत्म। तो हमने बोला A डिवाइड बाई वी स्क्वायर का कंप्लीट डायमेंशन वही होना चाहिए जो किसका होना चाहिए, P का, प्रेशर का। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर क्या लिखेंगे, फोर्स बाई, तो mLT-2 ये हो गया, और L स्क्वायर ये हो गया, क्या आ गया mL-1 T-2, राइट। तो यहां से हमने इसके डायमेंशन को लिख दिया, प्रेशर के डायमेंशन को लिख दिया mL-1 T-2। तो A का डायमेंशन क्या होगा बेटा, राइट, वी स्क्वायर के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लिखेंगे mL-T-2 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई, और V क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L क्यूब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L⁶। तो क्या आ गया आंसर हमारा, A का डायमेंशन mL⁵ T⁵, सिंपल सा है। इसी तरह से अगर तुम क्या करो, ध्यान दो, तो यहां पे V से क्या माइनस हो रहा है, मतलब V और B का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तभी तो दोनों माइनस हो सकते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ B शुड बी डायमेंशन ऑफ V, और V वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, बस खत्म, निकाल सकते हो, राइट। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये आ गया कि अननोन कांस्टेंट्स के डायमेंशंस कैसे निकालना होता है ना, नोट कर लो जल्दी से। तो डायमेंशन में जो 3 टाइप के क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि डायमेंशन निकालो। अब हो सकता है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बोल सकता है या किसी अननोन कांस्टेंट का डायमेंशन बोल सकता है, दोनों ही पार्ट हमने देख लिया है। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बोलेंगे तो फॉर्मूला में पता होना चाहिए, अननोन कांस्टेंट बोल दिया है तो और अच्छा है। इस चीज का बस ध्यान रखने कि लेफ्ट और राइट का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
एज वेल एज इसको भी डायमेंशन, इस चीज को भी ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब दोनों के डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगला है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, राइट। तो सेकंड है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर, राइट। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। पहले देख लो, बहुत ही आसान है, उसके बाद नोट कर लेना। यहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। यहां पे n1 का मतलब या n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो u लिखा हुआ है इसका मतलब है यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जो यूनिट होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर n1u1 इक्वल टू n2u2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, n इंटू u की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। सीधा सा मतलब है अगर तुम यूनिट बढ़ाते जाओगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाएगी। एग्जाम्पल समझो, हो सकता है ऐसे समझ में ना आए, मैं यहां पे लिख दे रहा कि भैया 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू मैंने लिख दिया क्या, 100 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो मीटर लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, यूनिट। अब बेटा तुम उसको चाहे 1 मीटर लिखो, चाहे 100 सेंटीमीटर लिखो, चाहे 1000 मिलीमीटर लिखो, अरे पूरा ओवरऑल वैल्यू तो वही होगा ना, राइट। लेकिन अगर यूनिट बढ़ाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम। और अगर यूनिट को कम कर दोगे, मीटर और सेंटीमीटर में कौन सी बड़ी यूनिट है और छोटी यूनिट, तो अगर यूनिट छोटी है तो उसके सामने न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं मिलीमीटर में कितना, 1000 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर और फर्दर यूनिट कैसा है, छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर से भी छोटा है, तो उसके सामने की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो सीधा सा लॉजिक होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तुम अगर इसको छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आया समझ में। और इसीलिए लिखा हुआ है n इंटू यू की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। चाहे 1 मीटर लिखो, 1000 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर लिखो, चाहे 100 सेंटीमीटर लिखो, अरे है तो लेंथ उतना ही है ना। तो यूनिट अगर बढ़ाओगे, मीटर को किलोमीटर कर दोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू और छोटी हो जाएगी, यूनिट कम करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा है, एक एग्जांपल ले रहा, सिर्फ 2 एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और उसको भी पहले को थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैं बता दे रहा। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब ध्यान रखना है कि इसमें जो न्यूटन है वो कैसा है, एमकेएस यूनिट है, और जो डाइन है वो कैसा है, सीजीएस यूनिट, राइट, सीजीएस यूनिट है। तो डायमेंशन की मदद से, डायमेंशन की हेल्प से कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमने लिख लिया 1 न्यूटन इज इक्वल टू n2 डाइन। ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गई यूनिट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट, और ये न्यूमेरिकल सॉरी ये यूनिट कौन सा है, एमकेएस, जबकि ये यूनिट कौन सा है, तो हमें n2 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अगर हम यहां से n2 की वैल्यू क्या करें, निकालें, तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, राइट, क्योंकि यहां पे 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यूटन डिवाइड बाय डाइन। फिर और कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इनका डायमेंशन लिख देना है। तो न्यूटन या डाइन ये क्या है, बेसिकली फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। तो हमने यहां पे लिख दिया mlt-2, बट ध्यान रखना है न्यूटन के लिए इसको लिख रहे हैं तो 1 1 1 कंसीडर कर लिया। डिवाइड बाय डाइन भी तो फोर्स है, क्या लिखेंगे, mlt-2, पर इसके लिए हमने क्या कर दिया, 2 2 2 लिख दिया। फिर हमने यहां पे लिखा 1, m1 डिवाइड बाई m2 को अलग, l1 डिवाइड बाई l2 को अलग, और t1 डिवाइड बाई t2 को अलग, बट t1 डिवाइड बाई t2 में -2 भी आ जाएगा पावर में। ऊपर वाली जितनी यूनिट लिखी हुई है वो है mks, नीचे वाली जो भी यूनिट लिखी हुई है क्या है, cgs। तो अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये क्या है, mks, मास के लिए यूनिट क्या, किलोग्राम, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, 1 किलोग्राम। नीचे क्या है, cgs, तो यहां पे क्या होगा, ग्राम, या 1 ग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये क्या होना चाहिए, मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर,
इसमें क्या लिखेंगे सेकंड, नीचे भी क्या लिखेंगे सेकंड। अब अगर मुझे इनको कैंसिल करना है, ये तो वैसे भी कैंसिल हो जा रहा है तुरंत, 1 सेकंड 1 सेकंड, अगर मुझे इनको कन्वर्ट करना है तो इनको सिमिलर यूनिट में लाना होगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 1 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम, ये कैंसिल। 1 मीटर को मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, ये कैंसिल। और ये तो वैसे भी क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। 1 to the power -2, कोई मतलब नहीं, वही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 10 to the power 3, और ये क्या आ रहा है 10 to the power 2, टोटल कितना आ गया 10 to the power 5। ये किसकी वैल्यू आ रही है N2 की, रहा समझ में। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन, और N2 की वैल्यू कितनी है 10 to the power 5। तो हमारे पास आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। इसको हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, एक अलग टाइप का डायमेंशन लिया हुआ है जिसमें फंडामेंटल जो है वो वेलोसिटी इस तरह से करके, तो इसी तरह से करके क्या करता रहता है, निकालता रहता है ऐसे, है ना। बस ध्यान रखना है डायमेंशन, उसको डायमेंशन के फॉर्म में ले आओ, फिर कल को हाइपोथेटिकल भी दे दे। वो हाइपोथेटिकल ऐसा बोलेगा कि एक नए टाइप का यूनिट बनाया हुआ है, जैसे एमकेएस हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया, इसी तरह से एक एसएसी यूनिट बना हुआ है जिसमें, है ना, जो इसमें है वो ग्राम नहीं है बल्कि सेंटीग्राम लिखा हुआ है या मिलीग्राम लिखा हुआ है फंडामेंटल। तो इनको सिमिलर मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उसके हिसाब से कन्वर्जन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कोई भी हाइपोथेटिकल टाइप का क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन दे सकता है। एक नया यूनिट है जिसमें आज के बाद, जैसे सीजीएस यूनिट में लेंथ क्या लेते हैं सेंटीमीटर, एसएसी यूनिट बना हुआ है, नया यूनिट बनाया हुआ है जिसमें लेंथ का जो मिनिमम है वो पिकोमीटर लेते हैं। तो बेटा फिर पिकोमीटर में कन्वर्ट करके लिखोगे, और कन्वर्ट करो 1 एमकेएस को 1 एसएसी यूनिट। तो कुछ भी बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। तो करने का तरीका वही होगा, सबको किस में लाना है, डायमेंशन के फॉर्म में लाना है, और वहां से उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है ये, है ना। इसको लिखो और एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसी तरह से, बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। जूल कौन सी यूनिट है, राइट, ये है एमकेएस, और अर्ग सीजीएस। चलो करो, चलो देखो बेटा, हालांकि हमें पता है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, पर डायमेंशन की हेल्प से हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे निकालना है, राइट। तो कैसे करना है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह से हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमने लिखा 1 जूल इज इक्वल टू लेट से कितना N2 अर्ग। तो यहां से N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहां पे जूल डिवाइड बाई अर्ग। अब ये क्या है हमारे पास, राइट, एनर्जी, ये एमकेएस और ये सीजीएस। तो इसका डायमेंशन लिखेंगे, हम लिखेंगे 1, और इसके लिए लिखेंगे क्या ML2T-2, बट यहां पे 1 1 1 लगा दिया हमने। इसी तरह से ये भी क्या है ML2T-2, बस यहां पे हमने क्या कर दिया 2 2 2 लगा दिया। फिर हमने M1 M2 सबको क्या कर दिया, अलग लिख दिया। तो हमने यहां पे लिखा M1 डिवाइड बाई M2, पावर कितना है 1। फिर हमने लिखा L1 डिवाइड बाई L2, पावर कितना है 2। फिर हमने लिखा T1 डिवाइड बाई T2, पावर कितना है -2। ऊपर वाले जितने टर्म लिखे हुए हैं एमकेएस में लिखे हुए हैं, नीचे वाले टर्म्स किस में लिखे हुए हैं, सीजीएस में। एमकेएस में मास कितना होता है 1 किलोग्राम, जिसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और ये तो क्या होता है ग्राम ही होता है। फिर एमकेएस में लेंथ कितना होता है 1 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं कितना 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई ये कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है। और एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो, टाइम कितना होता है सेकंड ही होता है। यहां से हम कह सकते हैं, राइट, ग्राम से ग्राम कैंसिल है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर है कैंसिल। यहां पे ध्यान देना पावर कितना है 2 है, और सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो यहां पे आ रहा है हमारे पास 10⁻3, यहां पर है 10⁻2 का पावर 2, और यहां पे 1 आ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4। तो टोटल कितना आ रहा है 10⁻7। किसकी वैल्यू N2 की। तो हमने यहां पे लिखा है कि 1 जूल इज इक्वल टू N2 अर्ग, मतलब 10⁻7 अर्ग। इस तरह से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। सिर्फ उसको क्या कर दो, डायमेंशन के फॉर्म में लिख दो। अब एमकेएस सीजीएस कन्वर्जन है तो हमको पता होना चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे कैसे लिखते हैं। अगर कल को हाइपोथेटिकल बनाया तो यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखनी है वो खुद क्या कर देगा, बता देगा, बोलेगा इस यूनिट में इतना इतना लेना है, उसको उतने उतने लिखो, राइट। ऊपर नीचे की यूनिट्स कैंसिल होंगी, बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से तुमको मिल जाएगा। क्लियर है ये,
चलो जल्दी से लिख लो इसे भी। एंड हमारे पास क्या था यहाँ पे, डायमेंशनल एनालिसिस से या डायमेंशन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तीसरा होता है कि डायमेंशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो टॉपिक डालना है डिराइविंग रिलेशन बिटवीन different physical quantities by dimensional analysis। अलग अलग हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं और डायमेंशन के हेल्प से हम क्या करते हैं, उनके बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं, उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। क्या मतलब हुआ वो समझते हैं। जैसे कई बार मान लो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में बोल दिया, फॉर एग्जांपल ले लिया सीधा सीधा हमने कि कोई पर्सन है जो सिंपल पेंडुलम का क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब वो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाह रहा है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसमें वो एक साइकिल क्या करे, कंप्लीट करे। मान लो यहां से शुरू हो रहा है तो पहले यहां जाना, फिर दूसरे एक्सट्रीम में जाना, फिर वापस यहां तक आना, ये कहलाएगा क्या, एक कंप्लीट साइकिल। और इसमें जो टाइम लगा है दैट इज टाइम पीरियड। अगर मान लो यहां से शुरू हुआ है तो यहां से इधर तक जाना और यहां से वापस यहां तक आना, ये कहलाएगा एक कंप्लीट साइकिल और इसमें जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड। अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब उसको ऐसा लग रहा है, राइट, उसको ये पता करना है कि इसका जो टाइम पीरियड है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब उसको कई चीजें उसके दिमाग में आ रही हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि सिंपल पेंडुलम में जो बॉब हमने क्या किया लिया है, जो मेटल लिया है, उसके मास पे डिपेंड कर सकता है। उसको ऐसा लग रहा है, क्या सही है क्या गलत है फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि मास पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा उसको ऐसा लग रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरा उसको लग रहा है कि लेंथ पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब इंस्टेड इसके कि वो क्या करे, हर एक फैक्टर को डबल, हाफ, ट्रिपल करके देखे कि कैसे चेंज हो रहा है, राइट। इसको डबल करने से डबल हो रहा है, ट्रिपल करने से क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, 1/3 हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका इतना सब झंझट मारने से अच्छा उसने ये सोचा कि एक काम करता हूं, डायमेंशन की मदद से, डायमेंशन की हेल्प से मैं एक रिलेशन इनके बीच में क्या करता हूं, निकाल लेता हूं और उसको फिर मैं क्या कर लूंगा, वेरीफाई कर लूंगा, राइट। डायमेंशन की हेल्प से वो सोच रहा है कि एक रिलेशन में इनके बीच में क्या कर लूं, निकाल लूं, फिर उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि अच्छा ये ऐसे आ रहा है तो उसको ऐसे करना है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये डिपेंड कर रहा है इन तीनों चीजों पे। किस पे, मास पे, लेंथ पे एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है फिलहाल वो उसको नहीं पता। भाई डिपेंडेंसी अलग अलग टाइप से हो सकता है ना। मैंने बोला टाइम जो पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मान लो किसमें, मास में, तो हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर में, हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट में। अरे ऐसा हो सकता है ना। अरे हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, इस तरह से कैसे भी हो सकता है। तो ये सारे ही क्या कर रहे हैं, मास पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो पावर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसे ऐसा लग रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, पर कैसे डिपेंड कर रहा है फिलहाल उसको नहीं पता। डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर में है कि स्क्वायर रूट में है, पावर 1 है, कुछ नहीं पता। तो वो इसको क्या करेगा, डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेशन निकालेगा। उसी को हमें क्या करना है, देखना और सही तरीके से समझना है। तो एक काम करो, क्वेश्चन लिखो पहले, राइट, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना है। Time period of a simple pendulum, time period of a simple pendulum is assumed to be, time period of a simple pendulum is assumed to be depending upon mass of the pendulum, mass of the pendulum, comma, length of the pendulum, length of the pendulum, and on acceleration due to gravity, and on acceleration due to gravity. Full stop. With the help of dimensional analysis, with the help of dimensional analysis, derive a relation between them.
with the help of dimensional analysis derive a relation between them, है ना। अब समझो क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि बेटा ये वो है जो डायमेंशन में भी सबसे क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके क्वेश्चन कई बार जेई में पूछा हुआ है, नीट में भी आए हुए हैं, जेई में पर ज्यादा ही पूछा हुआ है, राइट। तो समझना है कि क्या मतलब है, किस टाइप से करना, राइट। एग्जैक्टली सही तरीके से क्या करना समझना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान लिया हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसको ऐसा लग रहा है या अज्यूम किया जा रहा है, किन किन फैक्टर से डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो हमने कर लिया मास, पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा नहीं पता। तो हमने मान लिया लेट इसका पावर कितना है, ए, है राइट। हमने मान लिया कि इसका पावर कितना है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर यहां पे ए की वैल्यू क्या है, 0, मतलब मास पे डिपेंड। 1 आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, -1 आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/2 आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, -1/2 आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, 1/3 आ सकता है क्यूब रूट, कुछ भी आ सकता है। ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से उसको लग रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, पर कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं पता। तो लेट्स से इसका पावर अज्यूम कर लिया। और तीसरा डिपेंड कर रहा है किस पे, जी पे। तो हमने मान लिया पावर डिपेंड कर रहा है, पावर कितना, सी। इन तीनों को अगर हम क्या करते हैं, कंबाइन कर दे तो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट। तो हमने यहां पे ले लिया एक कांस्टेंट k, m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर। अब यहां पे ध्यान रखना बेटा, ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि इसमें क्लियरली बोला है कि जो टाइम पीरियड है वो इन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमने यहां पे सिर्फ जो कांस्टेंट लगाया है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, खुद का कोई यूनिट, ये डायमेंशन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। अब सॉल्व कैसे करें, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, T = K m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। बट a b c की वैल्यू ही हमें क्या करना है, निकालना है, और उस वैल्यू को निकाल के यहां पुट करेंगे। अब जैसे मैं इसको क्या कर रहा था, क्वेश्चन को देख रहा था, मेरे दिमाग में आया कि ये फॉर्मूला जो हमने यहां पे क्या कर लिया, बना लिया है, जहां पे a b c की वैल्यू अभी बता नहीं है, हमें निकालनी है। ये सही तब हो सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या हो, सेम हो। क्योंकि कोई भी इक्वेशन तब सही होगा जब एटलीस्ट दोनों तरफ के डायमेंशन क्या हो, सही हो। क्योंकि अगर दोनों तरफ के डायमेंशन अलग अलग हुए तो 100% वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अभी मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा कुछ चीजों का, ध्यान रखना उसको। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड कंपेयर किया। मैंने बोला यार लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो है m0 l0 t टू द पावर 1। राइट हैंड साइड में हमने देखा k, m मास है तो m टू द पावर हो गया a, l क्या है लेंथ, तो l टू द पावर हो गया क्या, b, और g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिकली है तो एक्सेलरेशन, क्या होगा lt-2 का पावर कितना, c। फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, सबको एक साथ लिख लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो k, m एक ही बार है, m का पावर कितना, a, l 2 बार है, यहां पे पावर है b और यहां पे पावर है c। तो टोटल पावर कितना हो गया, b प्लस, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। ऐसा बहुत 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 पहले पढ़ा था, याद करो। 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 कर दो तो टोटल कितना हो जाता है, 2 टू द पावर 7। कुछ लोग समझ ही नहीं आ रहा सर, बेस पावर पता नहीं। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो l टू द पावर b है, l टू द पावर c है, ऐड हो गया। और यहाँ पे t टू द पावर कितना आ जाएगा, -2c। और इधर पे है m0 l0 t टू द पावर 1। अगर ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं। हमने यहां पे लिखा ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करके हमने बोला कि यार यहां पे मास का पावर आ रहा है कितना, a, जबकि यहां पे मास का पावर कितना है, 0। मतलब a किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहां पे a की वैल्यू निकाली कितनी, 0। फिर हमने कंपेयर किया, हमने बोला यहां पे l का पावर है b प्लस c, जबकि यहां पे l का पावर है कितना, 0। इसका मतलब अगेन क्या हुआ कि b प्लस c कितना होना चाहिए, 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। फिर हमने देखा यहाँ पे t का पावर कितना है, -2c, यहाँ पे t का पावर कितना है, 1। मतलब क्या हुआ, -2c किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो c की वैल्यू कितनी, ये हमने निकाल लिया, किसकी वैल्यू, c की। इस c की वैल्यू यहां पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, b की वैल्यू। तो हमने लिखा b -1/2 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी, ये हमने निकाल लिया 1/2।
तो जो पावर थे वही तो बताएंगे कि कैसे डिपेंड कर रहे हैं, उनकी वैल्यू हमने निकाल ली, ए बी सी तीनों का पावर, हमें तीनों की वैल्यू मिल गई, तो हमारा आंसर आ गया बेसिकली। ये मेन फॉर्मूला था, राइट। डायमेंशन में मत पुट कर देना बेटा, यहां क्या करोगे पुट करके, मेन फॉर्मूला तो ये है ना कि भाई मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो ए बी सी की वैल्यू यहां हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, टी इज इक्वल टू के, एम के पावर कितना है 0, एम का पावर ए और ए की वैल्यू 0, मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए लिखा हुआ अज्यूम टू बी, उसको ऐसा लग रहा है कि डिपेंड कर रहा है पर एक्चुअल में डिपेंड नहीं कर रहा। लेंथ पे, लेंथ का पावर कितना है b, और b की जगह पे क्या लिखेंगे हाफ, क्या मतलब हुआ इसका रूट। फिर क्या है g, और g की जगह पे क्या लिखेंगे, g के पावर में तो -1/2, क्या मतलब हुआ डिवाइड बाई रूट g। तो ये आ गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी, l का पावर हाफ मतलब अंडर रूट l, g का पावर -हाफ मतलब डिवाइड बाई। तो ये हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी। ध्यान देना, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको डायमेंशन के हेल्प से हम कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नंबर्स के डायमेंशंस नहीं होते। हाँ, किसी और तरीके से इधर बाई एक्सपेरिमेंट चेंज कर करके वैल्यू रख के देख ले, या किसी और डेरिवेशन से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में k कितना होता है 2 पाई के बराबर। तो यहां पे मैं ऐसे लिख दे रहा, बाई एक्सपेरिमेंटेशन हमें पता चला k कितना है 2 पाई, तो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। पर ये बाई एक्सपेरिमेंट, ये आंसर डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं होना चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस से तुम यहां तक ही पहुंच सकते हो और यही तुम्हारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। अरे आया समझ में? तो t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी, डायमेंशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो नोट करो, लिखो क्वेश्चन लिखो। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, force acting on a particle revolving in a circular path, force acting on a particle revolving in a circular path is assumed to be depending upon the mass of the particle, comma velocity of particle, and radius of the circular path, full stop. With the help of dimensional analysis, derive a relation between them. आंसर इसका हालांकि पता है हमें, किस फोर्स की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रीपिटल। क्या आएगा ये mv²/r। बट तुम्हें प्रैक्टिस के लिए एक बार क्या करना है, डायमेंशन के हेल्प से निकालना है कि क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो करो, जिनसे नहीं बना है एक बार फिर से देख लो बेटा। इसमें ये बोला हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहले तो मास पे, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता फिलहाल, है ना। ऐसे मान के चलो कि ये फॉर्मूला हमको नहीं पता, किस टाइप से डिपेंड कर रहा है नहीं पता। तो हमने मान लिया मास का पावर कितना है a। अब अगर 0 आया मतलब डिपेंड नहीं कर रहा, 1 आया मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -1 आया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके अलावा और कोई भी वैल्यूज आ सकती है। फिर और किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो हमने मान लिया v टू द पावर b, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता कैसे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द पाथ, तो हमने मान लिया r टू द पावर c, राइट। इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, पावर हमें निकालना है, उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा डायरेक्टली, इनवर्सली या डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, तो हमने लगाया k m टू द पावर a v टू द पावर b r टू द पावर c। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, बट abc अननोन है, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमने यहां पे क्या किया, दिमाग लगाया है कि अगर ये फॉर्मूला सही होगा तो होने के लिए कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जो डायमेंशन फोर्स का होना चाहिए वही डायमेंशन इन सबको मिला के होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास तो मास है, m हो जाएगा a, v क्या है वेलोसिटी,
एल टी माइनस 1 और आर क्या है रेडियस मतलब एल, ये हो जाएगा से। इन सबको एक साथ अगर हम क्या करें लिखें तो हम लिखेंगे के मास एक बार आ रहा है तो मास का पावर, लेंथ कितने बार आ रहा है 2 बार, एक बार पावर कितना है बी और दूसरे बार पावर कितना है सी, तो टोटल पावर कितना हो गया बी प्लस सी, और टाइम का पावर माइनस बी। अरे आया समझ में? इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमने बोला लेफ्ट हैंड साइड हमें दिख रहा है एम एल टी माइनस 2 एंड राइट हैंड साइड दिख रहा है एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी प्लस सी और टी टू द पावर माइनस बी। दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं। हम बोलेंगे ये दोनों अगर इक्वेट कर रहे हैं मतलब दोनों तरफ पावर क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तो हमने वही लिखा, हमने लिखा ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि यहां पे m का पावर a है, यहां पे m का पावर क्या है 1, मतलब a मस्ट बी इक्वल टू a की वैल्यू निकाल ली। हमने बोले यहां पे t का पावर माइनस b है, पहले b निकाल लेते हैं। t का पावर कितना है माइनस b और यहां पे t का पावर, इसका मतलब क्या हुआ माइनस b शुड बी इक्वल टू, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह से l का पावर कितना है b प्लस c और इधर पे l का पावर कितना है 1, मतलब क्या हुआ b प्लस c शुड बी इक्वल टू, तो b की जगह पे 2 रख दिया तो 2 प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो हमने a b और c तीनों की वैल्यू क्या कर ली है फाइंड आउट कर लिया। अगर हमने a b c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो हमारा फॉर्मूला आ जाना चाहिए f इज इक्वल टू के m टू द पावर a और a की जगह पे लिखेंगे 1, फिर v टू द पावर b और b की जगह पे लिखेंगे क्या 2 और फिर लिखेंगे r के पावर कितना है c की जगह पे क्या लिखेंगे -1। तो फॉर्मूला है f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां पे कांस्टेंट के आ रहा है, राइट। डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अरे आया समझ में, राइट। लिख लो, नोट कर लो बेटा जल्दी से। देखो बेटा एक स्टेटमेंट लिखना है, फिर मैं समझा रहा कि क्या लिखा है, राइट। नोट करके लिखो। If a formula is dimensionally correct, if a formula is dimensionally correct, then the formula may be correct, then the formula may be correct or may be incorrect, may be correct or may be incorrect, right। फिर से सुनो जो मैंने बोला है। if a formula is dimensionally correct then the formula may be correct or may be incorrect, but आगे लिखना है, but if a formula is dimensionally incorrect, if a formula is dimensionally incorrect, then the formula will be 100% incorrect, then the formula will be 100% incorrect। यहां जो मैंने लिखा है वो ये कि अगर डायमेंशन के हिसाब से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आ रहा है, तो डायमेंशन तो सेम है दोनों तरफ का, राइट। तो सिर्फ डायमेंशन सेम हो जाने से कोई फॉर्मूला 100% सही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। डायमेंशनली अगर सही है तो हो सकता है वो सही हो सकता है वो क्या हो गलत हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कुछ और आ रहा है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन कुछ और आ रहा है, तो फॉर्मूला फिर आइंस्टाइन भी आके अगर बोल देना कि नहीं सही होना चाहिए, हम नहीं मानेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन अलग अलग आया तो फॉर्मूला क्या होगा 100% इनकरेक्ट होगा। जैसे समझा दे रहा, मैं 3 केसेस ले रहा। पहला मैंने बोला कि लेट्स से इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में किसी इक्वेशन को उठा लिया, लेट्स से सेकंड इक्वेशन को उठा लिया। मैंने बोला s इज इक्वल टू ut प्लस 380 स्क्वायर, मान लो इस तरह से मैंने लिख दिया, राइट। लेट्स से मैंने इस तरह से लिख दिया कि s इज इक्वल टू ut प्लस 380 स्क्वायर। एक्चुअल में क्या होता है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब समझो बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली बिल्कुल सही है। मैं इसकी जगह पे 3 लिखूं, चाहे 1/2 लिखूं, चाहे कुछ ना लिखूं,
क्या इस नंबर से डायमेंशन में कोई चेंज आएगा? तो डायमेंशन के हिसाब से तो बेटा बिल्कुल सही है। मैं चाहूं तो यहां पे लिख दूं 1/4, क्या फर्क पड़ रहा है? राइट, 1/4, 1/3, 1/5 कुछ भी लिखो। तो हम ये कहेंगे कि देखो बेटा फॉर्मूला तो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन क्या ये एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन है? राइट, क्या इस फॉर्मूले को भी यूज कर पाएंगे डायरेक्ट? नहीं। तो हम बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट बट फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। लेकिन इसी के जगह पे अगर मैं लिखता s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 3, 1/2, 1/3, 1 इन सबसे कोई डायमेंशन में चेंज नहीं आता। हम कहेंगे ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, बट फॉर्मूला भी हमारा क्या है, यही तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, एंड फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। तो देखो दो सिनारियो आया कि नहीं आया? अगर कोई फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो फॉर्मूला में भी करेक्ट या मे भी इनकरेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला ही डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, देखो डायमेंशनली करेक्ट में दो केसेस हो गए, फॉर्मूला हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा लिख दिया s इज इक्वल टू u प्लस at क्यूब या 1/2 at क्यूब, जो भी लिखना चाहो, तो इस तरह से तुमने क्या कर दिया, लिख दिया, तो अब ये बेटा फॉर्मूला ही डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है और यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस ये at क्यूब है। तो अलग अलग डायमेंशन को हमने ऐड किया हुआ है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी अलग है और अलग अलग डायमेंशन को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो हमने बोला कि ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। और जैसे हमें समझ में आया कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला क्या होगा, इनकरेक्ट ही होगा। तो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। सीधी सी चीज है, सिंपल सी चीज है, इसको क्या करना है, याद रखना है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं वापस आऊंगा, बिल्कुल ध्यान रखना। इस लाइन पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया हुआ है, इस पे मैं वापस आऊंगा जब मैं तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाऊंगा, राइट। तो यहां भी क्या कर रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग है, आराम से पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके छोटे छोटे पॉइंट्स थ्रू आउट द फिजिक्स कहीं ना कहीं आता ही रहेगा। तो इस पॉइंट पे जो मैंने क्या किया, लिखाया हुआ है, जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन द रिकॉर्ड बोर्ड और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, वापस आऊंगा और वहां पे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वहां पे, राइट। तो ये हमारा क्या, डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में तीन चीजें बोला था मैंने, इंपॉर्टेंट है। पहला डायमेंशन जो हमने कंप्लीट कर लिया, अगला एरर, और तीसरा लीस्ट काउंट, राइट। इसके अलावा बहुत सारी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये वो फलाने ढिमाका, बहुत सारी चीजें, सिग्निफिकेंट फिगर, बट ये तीन हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे क्या, एरर। अगर एरर मिस किया तो मुश्किल होगा, क्योंकि एरर के टाइम पे ही मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी क्या करूंगा, सिखाऊंगा, और परसेंटेज के क्वेश्चन अगेन थ्रू आउट द फिजिक्स आता जाएगा। तो इसमें कई ऐसी चीजें हम सीखते हैं जो थ्रू आउट द फिजिक्स हमें क्या करना है, यूज करना है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपन मंडे से। आज जो पढ़ा समझ में आया? गुड, वेरी गुड। चलो, थैंक यू।